नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है AI-171 उसके बारे में क्या क्या फैक्ट्स अवेलेबल हैं, वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या क्या थियरीज आ रही हैं, जो एयरक्राफ्ट है वो कैसा था, कब लिया गया था, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, बोइंग की गलती ज़्यादा लग रही है, एयर इंडिया की लग रही है या पायलट्स की लग रही है, उस पर जो डिस्कशन हो रहा है वो मेरे अपने क्या ओपिनियन है वो, और हर चीज़ जो है उसकी ऐसा मतलब बेसिकली मोस्टली चीज़ें तो फैक्चुअली बात करेंगे जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसमें, बट कुछ कुछ ओपिनियंस रिलेटेड चीज़ों की भी बात करूँगा। मैंने जिस दिन क्रैश हुआ था मुझे लगभग 2:15 2:10 के आसपास पता चला था। मैं खुद तब एक फ़्लाइट लेने जा रहा था एयर इंडिया की, दिल्ली, मुंबई से दिल्ली। और मैंने उस वक्त लैंड होने के बाद दिल्ली में बोला था कि मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो एक्सप्लेन करते हुए बना दूँ कि क्या सिचुएशन कैसी लग रही है। मैं उस दिन बिजी हो गया अगले दिन, और तब तक मुझे इंटरनेट पे ऑलरेडी ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस दिखी जो मुझे लॉजिकल लग रही थी, या जो मैं बात करना चाह रहा था वैसी सी बात वो कह रहे थे। और तब तक वो सेंसेशनल वाली कवरेज जो है वो होना बंद हो गई थी, जिसमें न्यूज़ वाले कभी कुछ बोल दे रहे हैं या लोग जो आई विटनेसेस हैं उनसे कोई कुछ पूछ रहा है और वो कुछ भी बोल दे रहे हैं, अलग अलग तरीके की थियरीज चलने लगी। कोई बोल रहा था बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, कोई बोल रहा है ये हुआ, कोई बोला कि प्लेन तो टेक ऑफ ही मुश्किल से हुआ था, कोई बोल रहा है कि अचानक से गिर गया, एक ब्लास्ट हो गया, मतलब अलग अलग थियरीज आई। और उसके बाद में ऐसा कुछ कुछ सेंसिबल वीडियोस आ गई थी, तो मुझे लगा नहीं बनाने की ज़रूरत है। बट फिर एक चीज़ ये मुझे फील हुई कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और काफ़ी सारे तरीके की थियरीज डेवलप होने लगी है, जबकि एक्चुअली इतना होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास में कई अच्छे फैक्ट्स अवेलेबल हैं जिनके बेसिस पे थोड़ी चीज़ें नैरो डाउन की जा सकती है एक साइड में। तो हर चीज़ की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो सकता है, बिकॉज मुझे पता है काफ़ी सारी जनता जो कि मेरी शक्ल देखने की आदी है वो ज़्यादातर एविएशन की बात नहीं करती, वो ज़्यादातर कार्स बाइक्स की बात करती है। मैं क्योंकि हर वीक ट्रैवल करता हूँ, शौक है, कवर किया है एविएशन को, कई ऐसी वीडियोज़ है जो मैं बना रखी है, मैंने डाली नहीं है कभी, चैनल रेडी है बट मैं बिजी ज़्यादा दूसरे ऑटोमोबाइल कंटेंट में रहता हूँ। तो मुझे लगा कि जब इतनी सारी चीज़ें हैं जो भी मेरे को लग रहा है वो भी एक बार बता देनी चाहिए। इस वीडियो में मैं कुछ भी ऐसा नया खुलासा प्रकट नहीं करूंगा, मैं समराइज करूंगा जो भी अवेलेबल है और जो सही लग रहा है, जो फैक्ट लग रहा है। मेरे स्क्रीन पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको इस फ़ोन से अलग से रिकॉर्ड करके दिखा दूंगा, और कुछ एक फ़्लो मैंने यहाँ बना रखा है कि मुझे क्या क्या चीज़ों की बात करनी है, उसकी भी हम बात कर लेंगे। तो एयर इंडिया का विमान था बोइंग 787। ये एयरक्राफ्ट का टाइप है, अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट होते हैं, छोटे बड़े, एयरबस के, बोइंग के, एम्ब्रियर के, बम्बार्डियर के, ATR जो कि एयरबस की एक तरीके से कंपनी है छोटी, अलग अलग टाइप के होते हैं। बोइंग 787 थोड़ा बड़ा एयरक्राफ्ट का होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बट थोड़ा बड़ा एयरक्राफ्ट है। इंटरेस्टिंग बात ये है बोइंग 787 के बारे में, ये कार्बन जो है उसका काफ़ी इस्तेमाल किया है, कार्बन कंपोजिट मटेरियल का। और इसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर बात करो आप तो एकदम स्पॉट ऑन, मतलब क्लियर स्पॉटलेस, जो कहते हैं ना स्पॉट ऑन वर्ड गलते, स्पॉटलेस जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड 787 का रहा है इन टर्म्स ऑफ क्रैशेस। उसके रिलेटेड कई चीज़ें रही है जिनमें विस्तारा का जो 787-9 एक टाइप है एयरक्राफ्ट का, एक तो जो 787 है उसके आगे -8 लगाया जाता है, कभी कभार 9 लगाया जाता है, कभी कभार 10 भी देखोगे। वो बेसिकली एक सेम तरीके की, सेम चैसी के एयरक्राफ्ट को मान लो थोड़ा बड़ा किया गया है, उस तरीके से डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो, ज़्यादा लोगों की कैपेसिटी वाला विमान हो गया हो। एयर इंडिया के सारे विमान जो है वो 787-8 है। फिर जो विस्तारा से उन्होंने क्लब किए हैं, जो अभी भी विस्तारा की कलर्स में पेंटेड हैं, वो 787-9 है। उन विमान जो है उनके डिलीवरीज में भी थोड़ा टाइम बीच में लगा था, बिकॉज कार्बन फाइबर जिस तरीके से जुड़ रहा है उसमें थोड़े से इश्यूज थे उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर में, तो उनको प्रेशर लीक वगैरह होने की जो है लग रहा था कि भाई प्रेशर लीक वगैरह हो जाएंगे। एनीवे कुछ कुछ और बैटरी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हुई है कि उनकी जो बैटरीज है उसमें इलेक्ट्रॉनिक फेलियर वगैरह जो है वो भी ऑब्जर्व किया गया। मल्टीपल छोटे मोटे इश्यूज रहे, बट कभी भी कोई भी एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं हुआ, ना ही ऐसी सिचुएशन में हुआ जहाँ पे स्थिति गंभीर हो जाए। और ये बोइंग का प्रॉबली एक मात्र बचा हुआ सीरीज़ है एयरक्राफ्ट की जिसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं, अदरवाइज उनके 777 भी क्रैश हुए हैं, उनके 737 मैक्स पे तो सारा इशू हुआ ही था अभी कुछ सालों पहले। बट फिलहाल के लिए मैं ये कहूँगा इट इज़ अ प्रिटी सेफ एयरक्राफ्ट, ऐसा कुछ नहीं है जो हमें अब तक नहीं पता हो। 15 साल हो गए एयरक्राफ्ट को फ्लाई करते हुए, एयर इंडिया को चलाते हुए 13 साल हो गए, अब इस पर भी मैं आऊँगा एग्जैक्टली कब डिलीवर हुआ। और कई चीज़ें हैं जो कि क्रैश फुटेजेस और उनसे पॉइंट आउट करती है कि हाँ, ज़्यादा चांस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिकल फेलियर का है, ना कि पायलट और किसी और स्थिति का है। सब पे आते हैं एक एक करके।
7878 VTANB, ये एयरक्राफ्ट जो है VTANB, मैं आपको इसके बारे में थोड़ी और डिटेल ज़रूर मैं बताऊंगा। ये एयरक्राफ्ट जो है इस पर मैंने ट्रैवल किया हुआ है दुबई से दिल्ली कुछ टाइम पहले, कुछ साल भर हो गए होंगे। और सिमिलर एयरक्राफ्ट जो इसके इर्द गिर्द डिलीवर हुआ था VTANC, सेम है, सब कुछ सेम दिखता है एयरक्राफ्ट में, उसमें मैंने ट्रैवल किया, उसकी फुटेज है मेरे पास में। तो उस फुटेज का एक रेफरेंस देके बताऊंगा कि पैसेंजर जो 11A पे बैठे थे, विश्वास कुमार या विश्व कुमार, वो कैसे बहुत ही सही स्थिति में थे इस तरीके की इम्पैक्ट में बचने की, और थोड़ी सी उनकी एडेड किस्मत की वजह से वो बच गए। अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट सारे पैसेंजर की डेथ हो गई और कई लोगों की ऑन ग्राउंड डेथ हुई। कहाँ हुआ है ये सब, उसकी भी मैं इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल के रख लेता हूँ। मैं निकाला नहीं, बट मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता है कहाँ हुआ है। सबसे पहली चीज़ जिस पे मैं आता हूँ वो है एक और चीज़, कई लोगों को लग रहा है कितने पैसेंजर, क्या लोड वगैरह है। एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट फुल लोड पे था, बिकॉज 230 से 270 कुछ एयरक्राफ्ट में ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन में है ये 7878, इतने पैसेंजर बैठ सकते हैं। एयर इंडिया में मोस्टली 240 241 ऐसे पैसेंजर बैठते हैं। कई सीट्स खाली थी, और कैबिन क्रू वगैरह जो है, पायलट वगैरह, उनको मिला के टोटल 242 लोग ऑन बोर्ड थे। सबसे पहली चीज़ जिस पे मैं आना चाहूँगा वो ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट जो है वही है VTANB। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिस्ट है जो बोइंग 787 डिलीवर हुए हैं VTANB, उनमें यहाँ पे है जनवरी 14 में डिलीवर हुआ था। और जो एयरक्राफ्ट मैं आपको एक बार बीच में दिखाऊंगा वो VTANC था, जो कि अगेन जून 2014 में डिलीवर हुआ है, कुछ टाइम बाद में ही। अभी बोइंग के पास में टोटल 26 या 27 मेरे ख्याल से एयरक्राफ्ट जो है, सॉरी, एयर इंडिया के पास में ये टाइप के 27 एयरक्राफ्ट हैं बिल्कुल, और उनमें से जो है 26 अब ऑब्वियसली बचे हैं। एक पार्कड है, यूज़ नहीं हो रहा है। वो पार्कड इसलिए होगा, प्रॉब्ली कहीं मेंटेनेंस वगैरह में गया हुआ होगा अभी, या कुछ और रीज़न होगा, रिफर्बिशमेंट वगैरह कुछ भी चल रहा होगा, और बाकी सब लोग जो है वो बाकी सारे एक्टिव हैं सर्विस में। उसके बाद में जो लोकेशन है उस पर हम आते हैं। तो ये 2 पॉइंट जो मैंने मार्क रखे हैं यहाँ पे, ये 2 पॉइंट का भी एक रेफरेंस है, और साथ ही में मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, कुछ इन्फॉर्मेशन। ये जो 2 मतलब यहाँ पे आपको शीट टाइप दिख रही है, इन पे भी रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ये वो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है जिसका क्रैश हुआ है, जो AI 171 था, और ये उसकी पोजीशन है जहाँ पे उसने लास्ट सिग्नल भेजा, जो कि फ्लाइट रडार की वेबसाइट पे लॉग्ड है। उस टाइम पे उसकी 625 मीटर ऑल्टीट्यूड, 625 फीट ऑल्टीट्यूड थी, और स्पीड 174 नॉट्स थी। ये स्पीड थोड़ी सी कम है, बट इतनी कम नहीं है कि उस पर कुछ शक किया जाए। अब यही सिमिलर फ्लाइट जो है एक दूसरे एयरक्राफ्ट ने जब एक दिन पहले ली थी 11 जून को, जो कि आप यहाँ पे टाइम देख पा रहे हो, तब उस एग्जैक्ट पॉइंट से थोड़ा सा पहले उसका ऑल्टीट्यूड 550 फीट था, और स्पीड जो है 185 नॉट थी। अभी ये 550 और जो मैं आपको जो ये क्रैश वाले दिन यानी 12 जून वाला जो एयरक्राफ्ट है वो, और ये जगह हैं जो एक दिन पहले वाला एयरक्राफ्ट है, उनकी जब पोजीशन रिकॉर्ड की गई, अब ये एग्जैक्ट नहीं होती है, एक्यूरेट नहीं होती है, बट टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें मैच करी, उस हिसाब से मैं इसको सही मान रहा हूँ। तो यहाँ पे 550 फीट पे था, अगले दिन एयरक्राफ्ट यहाँ पे 675 फीट पे था, एंड इसी रेंज में होता है एयरक्राफ्ट यूजुअली। यहाँ से टेक ऑफ मतलब लिफ्ट ऑफ हो जाता है, पूरे ज़मीन से ऊपर उठ जाता है, और उसके बाद में यहाँ ऐसे फिर क्लाइंब करता रहता है। तो इस जगह तक कुछ भी शक, कुछ भी ऐसा ऑड जो है फील नहीं हो रहा, सिवाय वो थोड़ी कम एयर स्पीड के, और मैं उस पर आगे शक करना भी नहीं चाहता हूँ। उसका मैं रीज़न भी आपको बताता हूँ क्यों। कुछ चीज़ें हैं जो कि इनिशियल लग रही थी, हम ये गूगल अर्थ को थोड़ा सा ऐसा टिल्ट करते हैं, और एक जो फुटेज आई है जो कि मैं इसके बाद में आपको दिखाऊंगा, वो फुटेज जो है वो ये पर्टिकुलर एरिया जो है यहाँ पे एयरपोर्ट पे, इस जगह की फुटेज है। मैं बताता हूँ, यहाँ पे लगे एक कैमरा की फुटेज है, CCTV कैमरा, जिसमें ये वाला रोड साइन भी दिख रहा है, ये वाला रोड साइन भी दिख रहा है, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है और एक छोटा सा टावर है। उस फुटेज पे मैं अभी आऊँगा, मैं आपको दिखाना ही चाहता हूँ, ये वाली फुटेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस पर अभी हम लौटते हैं, और उसके टाइम और बाकी चीज़ों को कन्फर्म करते हुए कई चीज़ें वेरीफाई हुई है। अब वापस एक बार देख लेते हैं वो जो एग्जैक्ट एयरक्राफ्ट है उसके भेजे गए कुछ सिग्नल्स को।
तो एक तो ये चीज़ है कि कई लोगों ने इनिशियली बोला कि एयरक्राफ्ट आधे रनवे से कैसे टेक ऑफ हो गया। फ्लाइट रडार पे जो इनिशियली डेटा अवेलेबल होता है वो डायरेक्टली एक्यूरेट नहीं होता है कई मायनों में। जो ग्राउंड और उससे थोड़े कुछ मीटर मतलब एटली लेस से 1000 फीट तक जो है आमतौर पे डेटा फुली एक्यूरेट नहीं होता है, बट कुछ कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे, और क्योंकि ये क्रैश यहाँ पे इस एयरक्राफ्ट का हुआ है तो फ्लाइट रडार ने कई वही इन्फॉर्मेशन छोड़ रखी है पीछे जो उनको मोस्टली वेरीफाइड है। तो ये लास्ट सिग्नल जो है उनके पास में रहा है 625 फीट 174 नॉट्स। ट्रू एयर स्पीड हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है। अगर ये अवेलेबल होती तो और बेटर आइडिया लगता क्या ये ग्राउंड स्पीड जो इंडिकेटिव स्पीड है वो सही है फॉर अ टेक ऑफ, बिकॉज अगर सामने से हवा तेज आ रही है तो कभी कभार वेरी लो ग्राउंड स्पीड पे भी जो है एयरक्राफ्ट सही तरीके से फ्लाई कर जाएगा, और सामने से हवा कम आ रही है, हेडविंड कम है या टेलविंड थोड़ी बहुत चल रही है, हवा चल ही नहीं रही है, जो कि एक्चुअली सिचुएशन थी, बहुत कम हवा फ्लो हो रही थी, उस हिसाब से थोड़ी कम लग रही है। बट लेट्स नॉट फोकस ऑन दिस पार्ट। उसका रीज़न ये है बिकॉज आगे चलते हैं हम गूगल अर्थ पे आते हैं और यहाँ पे अब बात करने लगते हैं। तो ये जो जगह है जहाँ से कैमरा ने शूट किया है इस वाले एरिया से, जब इस हिसाब से ट्रैजेक्टरी देखता हूँ तो एयरक्राफ्ट कुछ इस पॉइंट से लिफ्ट ऑफ हो गया है इस वाले एरिया से। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। एक तो पहले ये टाइम यहाँ पे देखो, ये जो आपको 38 के बाद में दिख रहा है, ये 27 28 जो है वो आपको दिखता रहेगा, एक जगह फुटेज में दिखेगा भी क्लियरली। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसको फुटेज को मैं पीछे करता हूँ। हाँ 24, 25, 26, 27, 8 ये वेरीफाई भी होता है क्योंकि जो लास्ट लोकेशन यहाँ पे आई है लिफ्ट ऑफ के बाद की वो 1:38 और 50 सेकंड की है। मैं आपको एक बार वेरीफाई करवा देता हूँ। इसमें 5.5 घंटे आपको ऐड करने पड़ेंगे इस टाइम में, तब आपको क्लियर मिल जाएगा। 1:38 38 मिनट्स और 50 सेकेंड्स पर जो है ये पिंग आई है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ करने लगता है इस पॉइंट पे जहाँ जाता है, जो कि आप देखते हो ये नोज अप हुआ है और यहाँ पे ये लिफ्ट हो गया है ऑलमोस्ट पूरा। ठीक है, अब ये ऑब्वियसली दिख नहीं रहा है स्ट्रक्चर की वजह से, बट यहाँ पे पूरा लिफ्ट हो गया है। और ये लिफ्ट जिस हिसाब से हुआ है उस हिसाब से अगर हम देखें जो एक्चुअल में हमारे पास डेटा अवेलेबल है, वो जो अवेलेबल है वो इस पॉइंट का अवेलेबल है। 24 सेकंड पे फुटेज अभी इस पॉइंट का अवेलेबल है। अब यहाँ ये जो मिट्टी उड़ रही है इस पे काफी लोगों ने बोल रहा है अरे मिट्टी मिट्टी कैसे उड़ती है। देखो ये उड़ सकती है, थोड़ा बहुत जो है मिट्टी उड़ जाती है रनवे पे टेक ऑफ करते हो। एंड अकॉर्डिंगली एयरक्राफ्ट जो है कुछ इस जगह से टेक ऑफ किया है। और अगर मैं थोड़ा सा माइनस जूम आउट करूं तो ये वो पॉइंट है जिस जगह की हमारे पास में लोकेशन अवेलेबल हुई है। यहाँ पे ऑलरेडी एयरक्राफ्ट 600 फीट पे जा चुका है, ये हमें पता है। अगर आपको क्लियरली ऐसा ऊपर से दिखाऊं तो ये वो लोकेशन है जहां ऑलरेडी एयरक्राफ्ट जो है, हाँ ये मैंने मार्क की हुई, ये वो लोकेशन है जहां ऑलरेडी 600 फीट पे जा चुका है। तो कई थियरीज जो ये कहती है कि एयरक्राफ्ट जो है आगे झाड़ वगैरह से टकरा गया था या वहां से पत्ते वत्ते हिल गए थे, दैट इज ऑल रबिश। उस पर बिलीव मत करो क्योंकि एयरक्राफ्ट ये एक वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है, एयरक्राफ्ट काफ़ी ऊंचा जा चुका था। और वो सेम चीज़ जो है वो यहाँ से वेरीफाई भी होती है। आपका एयरक्राफ्ट पिक करता है टिल दिस पॉइंट एयरक्राफ्ट ऊपर ही जा रहा है, यानी कि थोड़ा और ऊपर गया है एयरक्राफ्ट लास्ट जो रिकॉर्डेड पोजीशन है उससे। और उसके बाद में जब ये वीडियो जो आया है जो कि अभी 30 सेकंड पे है, आप देख सकते हो पब्लिक टीवी करके चैनल उस पे इस नाम से, इस पॉइंट के बाद में ये एयरक्राफ्ट जो है फर्दर क्लाइंब नहीं करता है। देखो स्टेबल रहता है, नीचे भी नहीं जा रहा है बट क्लाइंब नहीं करता है। एंड आफ्टर 3-4 सेकेंड नीचे जाने लगता है एयरक्राफ्ट। देखो ठीक है, नीचे जाने लगता है एंड ऑब्वियसली नीचे जाते जाते इट टेक्स गुड 15 सेकेंड्स बिफोर वो जो है क्रैश वहाँ पे हो जाता है। और ये हमारे पास में फिर धुआं वगैरह पूरा जो फायर बॉल जो है वहाँ से निकल के आती है। अब मैं बिकॉज आई ट्रैवल सो मच, एक तो मैं ये देख के थोड़ा सा मेरी इमोशनल स्टेज भी जो है थोड़ी अलग हो जाती है। बट एनीवे मुझे अब आपको कुछ, बाय द वे देयर इज़ वन मोर सीसीटीवी कैमरा जो कि आप यहाँ देख पा रहे हो, विच इज़ अदरवाइज पॉइंटिंग दिस साइड, तो हम इस पर अभी फोकस नहीं करते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इससे ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है ज़्यादा रिलेटेड। फ़ोन बीच में बंद हो गया, उसकी स्टोरेज खत्म हो गई थी। एनीवे तो मैं कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करना मैं आपको यहाँ पे चाह रहा हूँ जो कि इस पर्टिकुलर वीडियो से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आती है, इसमें कुछ ऐसा वाइटल चीज़ नहीं निकल के आती है। तो हम इस वीडियो से आगे बढ़ते हैं। ये एक वीडियो है जो कि मैं यहाँ वीडियो जब बना रहा था उससे जस्ट पहले सरफेस हुआ, जो कि लल्लन टॉप पे अपलोड हुआ है। और अभिनव जो है एंकर है यहाँ पे, उन्होंने उस बच्चे से बात करी जिसने वीडियो बनाया है, ये वो लड़का है।
और इस कॉन्वर्जेशन में एक इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने दिखाई है, जो कि मैं एक अच्छी रिपोर्टिंग जो है मानूंगा, वो ये कि ये जब बता रहे हैं कि देखो ओरिजिनल फ़ोन जिसमें फुटेज अपलोड हुई है और वो सब चीज़ें जो कि बात हो रही हैं यहाँ पे, अभी ये ओरिजिनल फुटेज भी दिखाऊंगा। मोस्टली आप लोगों ने जो फुटेज देखी है वो इस फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड की हुई फुटेज है, एग्जैक्ट इस फ़ोन से निकली हुई फुटेज नहीं है, तो उसकी क्वालिटी थोड़ी कम थी। बट इस चीज़ में ये अभिनव जी जो हैं वो एक चीज़ पॉइंट आउट करवाते हैं, वो ये फाइल इन्फो पे जाते हैं और यहाँ से वो टाइम वेरीफाई होता है कि भैया ये फुटेज कब रिकॉर्ड की गई है, और इसमें आप जो है टाइम देख पा रहे हो। नाउ देयर इज एंड्रॉयड जिस तरीके से नाम स्टोर करता है उसमें भी टाइम स्टोर होता है कि 2025 में छठे महीने में 12वें दिन पे, थोड़ा सा मैं और क्लियर इसको करने की कोशिश करता हूँ, 12वें दिन पे 13:39 यानी कि 1:39:22 पे वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हुई। सेकंड्स जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं, बिकॉज वो टाइम अलग जगह से सिंक होता है, ये टाइम मोबाइल नेटवर्क से सिंक होता है, तो सेकंड्स आगे पीछे हो सकते हैं, उस पर हम नहीं पॉइंट करेंगे, उस पर थ्योरीज नहीं बनानी है। बट ये टाइम जो है वो मैच कर रहा है ओवरऑल जिस तरीके का वीडियो है उससे। थैंक यू अभिनव जी, आपने ये जो चीज़ स्पॉन्टेनियस हुई या सोच के आपने किया, बट इट इज़ नाइस। अब हमारे पास में यहाँ पे वो पैसेंजर हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं एक साथ कंपाइल करूँगा। अभी वो पैसेंजर हैं जो कि इनका एक बयान सुनना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको सुनाता हूँ मैं। वेरी लकी, अनफॉर्चुनेटली इनके अलावा कोई सर्वाइव नहीं कर पाया और कई लोगों की ऑन ग्राउंड भी डेथ हुई है। इनका नाम विश्वास कुमार नाम है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अच्छी बात ये हुई कि पैसेंजर के बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं हुए, सिर्फ डीडी नेट चैनल को अलाउ किया गया, 2 इंग्लिश और हिंदी, और उन्होंने बात की और ख़त्म हुआ। ऐसे ट्रॉमेटाइज़ करने का कोई लॉजिक नहीं है पैसेंजर को उसके बेसिस पे मीडिया ट्रायल करने का। तो बात सुनो। अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेक ऑफ के थोड़े टाइम बाद 5-10 सेकंड स्टक हो गया। ये फीलिंग क्यों आती है उस पर बात करेंगे। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसके बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस जो बोलते हैं क्या, रेस दिया हो वैसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। इसके बाद में कुछ फुटेजेस है जो मैं आपको, फोटोज़ हैं कुछ आपको जो दिखाना चाहता हूँ। ये अमित दवे आई बिलीव नाम है फोटो जर्नलिस्ट का, जिन्होंने फ़ोटोज़ ली हैं। आई कैन बी रॉन्ग, बट रॉयटर्स के एक जर्नलिस्ट की फ़ोटोज़ हैं ये। अब उनमें ये फ़ोटो है जिसमें ये फ्लैप खुला हुआ है। ये क्या है इस पर मैं बात करूँगा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एविडेंस है। और अगर आपको मैं एक और फोटो दिखाऊं उसमें जो एक्चुअल में फ्लैप्स जिनको कहा जाता है, जिनकी बात की जा रही थी कि हो सकता है गलती से पायलट ने फ्लैप्स रिट्रैक्ट कर दी हो लैंडिंग गियर ऊपर करने की बजाय, तो उनकी बात की जाए वो भी खुले हुए हैं। तो दोनों थ्योरीज जो हैं वो थोड़ी गलत बैठती हुई दिखती है। अगर आपको लगता है कि पहले उन्होंने गलती से फ्लैप बंद कर दिए और फिर बाद में खोलने की कोशिश की और खुल गए हो बाय द टाइम क्रैश हुआ, ऐसा नहीं पॉसिबल है। इस ऑपरेशन में टाइम लगता है, 3-4 सेकंड बंद होने में लगते हैं, खुलने में लगते हैं। तो इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल कि दोनों चीज़ें हो गई है। ठीक है, एनीवे तो ये 2 फोटोज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमित दवे नाम है, अमित दवे, बिल्कुल अमित दवे नाम है जिन्होंने लिए। थैंक यू। कई लोग हैं जो कि जेन्युइनली काम की चीज़ें रिपोर्ट करते हैं, भले ही उनको ना पता हो कि ये बाद में काम आए, बट उन्होंने काफ़ी सारी क्रिटिकल फोटोज़ उस सिचुएशन की ली है। जिसमें से ही 2 फोटोज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ जो कि काफ़ी क्रूशियल साबित होगी इवेंचुअली जब इन्वेस्टिगेशन वगैरह चलती रहेगी, या मतलब फोटोज़ भी ना साबित हो तो, क्योंकि ये तो एविडेंस है ही ऑन ग्राउंड प्रेजेंट तो रहेगा। एनीवे अब मुझे एक और चीज़ आपको दिखानी है और वो है ये एक्चुअल वीडियो जो कि आई थी। इस वीडियो में मैं रुक रुक के प्ले कर रहा हूँ, बट इस वीडियो में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पहले मैं एक थियरी ये है इसको दूर करना चाहता हूँ, जो यहाँ पे इस पॉइंट पे एक आपको ऑब्जेक्ट आता हुआ दिखेगा यहाँ पे ब्लैक कलर का। ये देखो, ये जो ऑब्जेक्ट आता हुआ दिखा है आपको, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें हैं, उनको मैं दूर करता हूँ इन थियरीज को। अब यहाँ पे ना ये जैसे ही फ्रेम में एंटर होता है प्लेन, तो आप देखोगे जो फ्लैप्स है वो ठीक उसी पोजीशन में है जैसे होने चाहिए। जी हाँ, वो फ्लैप्स करेक्ट पोजीशन में हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं जैसे होने चाहिए वैसे हैं। ठीक है, जो चीज़ नहीं है वो है कि लैंडिंग गियर जो है एग्जैक्टली वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए। ये थोड़े से बेसिकली, अगर आप मुझे यहाँ देख पा रहे हो, तो ये जैसे प्लेन की डायरेक्शन ये है, तो लैंडिंग गियर थोड़े ऐसे होने चाहिए, वो ऐसे हैं। और वो ऐसे कब होते हैं, जब लैंडिंग गियर अंदर जाते हैं, उससे पहले ऐसे होके फिर वो अंदर जो है उसके अंदर रिट्रैक्ट हो जाते हैं।
ये तब की सिचुएशन है जब पायलट ऑलरेडी लैंडिंग गियर जो है लगाने जा रहे हैं, मतलब अंदर करने जा रहे हैं। वैसी सिचुएशन दिख रही है कि उन्होंने कोशिश कर दी है सही तरीके से लैंडिंग गियर अप करने की, बट वो हुए नहीं है फॉर सम रीजन। क्यों नहीं हुए पता नहीं, वो अटक गए हैं। बट आगे चलो, एक और चीज जो है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है, एक हम्प सा नजर आता है जब वो जूम होता है। जब ये वीडियो जूम किया है इन्होंने, तो यहां पे एक हम्प और एक छोटा सा डॉट सा नजर आ रहा है। ये देखो, इस वाले जगह ये दिख रहा है आपको, एक डॉट। ये भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसको रैम एयर टरबाइन कहते हैं। अगर ये वही है जो दिख रहा है, इसी लोकेशन पे होता है, रैट बोलते हैं उसको, रैम एयर टरबाइन। अब वो क्या होता है उसकी भी बात करते हैं। ओके, आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मैं आज घर पे ही हूँ, संडे है, तो बारिश आ गई थी बाहर, तो मुझे एक बार की बाहर जाने पड़ गया। बट वैसे भी हमारा वीडियो जो है, मैं उसमें अब तक जो फैक्ट्स थे वो आपको प्रेजेंट कर चुका हूँ। नाउ पुट एवरीथिंग इन सीक्वेंस और समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ है, वो डेब्रीज कहाँ से आई है, प्लेन जो है उसकी एपीयू का फ्लैप क्यों ओपन है, और रैम एयर टरबाइन का क्या स्थिति लग रही है। तो हम ये एक प्लेन में हाथ में ले लेता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हालांकि इस प्लेन का और जो 787 उसका कोई लिंक नहीं है। जैसे फॉकर 100 प्रॉब्ली इंडिया में किसी ने उड़ाया भी नहीं होगा आज तक, रहा भी नहीं होगा इंडिया में। इसमें इंजन पीछे की तरफ यहाँ माउंटेड है, बट आजकल मोस्टली मॉडर्न एयरक्राफ्ट में जैसे होता है, वहाँ पे 787 में इंजन विंग के नीचे माउंटेड है। एनीवे, तो बात यह है कि क्या सिचुएशन कैसी लग रही है। देखो, प्लेन जब रनवे पे दौड़ना शुरू करता है उस टाइम पे सब नॉर्मल लग रहा है। हमारे पास डेटा है जो कि बताता है कि टेक ऑफ के टाइम पे भी सब कुछ नॉर्मल फील हो रहा है। ऑब्वियसली जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है उसके पास एग्जैक्ट चीज़ें हैं कि जब प्लेन उड़ने लगा है उससे पहले या उड़ने वक्त क्या क्या चीज़ें काम कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी। देयर आर थिंग्स जो कि काम नहीं कर रही होती, तो भी प्लेन को डिस्पैच कर दिया जाता है कि भैया उड़ाया जा सकता है। पायलट्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहता है नहीं चाहता। एंड मोस्टली प्लेन जो उड़ रहे हैं जो कि थोड़े बहुत पुराने हैं, उनमें कई चीज़ें होती है जो एक टाइम पे काम नहीं कर रही होती है, बट कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जिनका सेफ्टी, फ्लाइंग सेफ्टी से कुछ लेना देना नहीं होता है, या उस पर्टिकुलर रूट पे कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए उसको उड़ाया भी जाता है। एनीवे, प्लेन जो है वो टेक ऑफ होना शुरू हुआ है, और इस पॉइंट पे जब वो टेक ऑफ कर रहा है कुछ भी ऑड नहीं लग रहा है। हालांकि आफ्टर सम टाइम प्लेन जो इस तरीके की क्लाइंब है उसकी बजाय इस तरीके से आगे जाने लगता है, यानी कि क्लाइंब नहीं कर रहा है बट सिर्फ आगे की तरफ ही पुश हो रहा है। ये वो एग्जैक्ट मोमेंट है जब जो सर्वाइवर हैं विश्वास जी, उन्होंने जो है जैसे एक्सप्लेन किया है कि ऐसा लगा कि अचानक से प्लेन रुक गया। दो सिचुएशन है। पहली चीज़, हमारे कान जो है उनमें एक तरीके की बैलेंसिंग सिस्टम भी है, और एयर प्रेशर जो है उसको भी मेंटेन करने का एक तरीका है। तो जब हम क्लाइंब करते हैं, जब एयरक्राफ्ट क्लाइंब करता है, तो एक पॉइंट पे कानों पे ऐसा अजीब सी फीलिंग आती है, और ओवरऑल बॉडी में, दिमाग में ऐसा फील होता है कि हम क्लाइंब करते करते रुक गए, कुछ ऐसा वापस नीचे की तरफ जा रहा है प्लेन। जबकि वो क्लाइंब रेट जो है वो थोड़ी सी कम होती है, और एयर प्रेशर का डिफरेंस जो है उसकी वजह से ऐसी फीलिंग आती है। इट्स नॉट एग्जैक्टली कि प्लेन उड़ते उड़ते ऐसे नीचे आ जाता है, तो वैसा नहीं है। वो आता है टेक ऑफ के जस्ट तुरंत बाद आता है। जो लोग रेगुलर फ्लाइंग करते हैं उनको समझ में आता होगा, या जिनकी ईयर इतने सेंसिटिव है उनको पता चलता होगा। एनीवे, तो ये फीलिंग जो है उसके साथ में इट इज़ पॉसिबल कि इंजन जो है उनमें ओवरऑल लॉस हुआ है पावर का, या उनके स्पूल होना कम हुए, तो उसकी साउंड कम हुई है। दिस इज पॉसिबल, और उस पर ऐसी ही फीलिंग आएगी डेफिनेटली विश्वास कुमार जी को कि आपको जो है प्लेन टेक ऑफ करते करते रुक गया एकदम से। हालांकि वो रुकता नहीं है, प्लेन आगे जा रहा था, और धीरे धीरे उसके बाद में प्लेन जो है नीचे चला जाने लगता है। अब प्लेन में ऑब्वियसली इतने पावर जनरेट नहीं हो रही थी, इतनी लिफ्ट जनरेट नहीं हो रही थी। लिफ्ट जनरेट होने का मतलब है उसके विंग्स पे इतनी हवा टकरा के उसको उतनी स्पीड पे प्लेन नहीं था कि उसके प्रेशर में डिफरेंस आए और प्लेन जो है ऊपर की तरफ क्लाइंब करे। बट इन एनी गिवन सिचुएशन फ्लैप्स जो है वो हमें पता है कि वीडियो में देख के लग रहा है कि जब उड़ रहा था, जब ऑलमोस्ट मतलब ऐसा ऊपर नहीं जा रहा था, बराबर चल रहा था, उस टाइम पे भी फ्लैप सही है, और जब क्रैश हुआ उसके बाद में भी जो फोटो है उसके हिसाब से फ्लैप सही है, यानी कि फ्लैप एक्सटेंडेड थे, तो हम उस पर शक नहीं कर रहे हैं। लैंडिंग गियर नहीं डिप्लॉय हो रहे थे, ये हमने बात कर ही ली। वापस अंदर पता नहीं क्यों नहीं जा रहे थे। और इस पॉइंट पे रैम एयर टरबाइन की क्लियर फोटो नहीं है। रैम एयर टरबाइन जो है इंजन यहाँ लगा है तो राइट में यहाँ कहीं होता है, और वो जब खुलता है तो काफ़ी अलग सी आवाज़ भी करता है। हालांकि एक और चीज़ है कि जब प्लेन इवेंचुअली जाके क्रैश हो जाता है, उससे पहले जैसा कि विश्वास कुमार जी ने बताया कि अचानक से इंजन स्पूल होने लगते हैं, फुल थ्रॉटल जाता है। तो हो सकता है तब तक रीगेन हो गया हो, फ्यूल का कुछ इश्यू रहा हो, या कोई इलेक्ट्रॉनिक मोमेंटर फेलियर हुआ हो, उसकी वजह से जो है वापस जब इंजन फुल स्पूल करने लगता है, वो तब तक इतना टाइम नहीं बचता है कि इंजन जो है वो थ्रस्ट दे पाए और स्पीड गेन करे प्लेन। और क्योंकि प्लेन इस तरीके से भी था, अगर इस लेवल पे होता तो हो सकता है वो थोड़ा सा और बेटर फास्ट स्पीड कर लेता, ऐसे तो और फास्ट स्पीड गेन करता है, बट इतनी हाइट ही नहीं थी कि ये सब चीज़ें जो है पायलट ट्राई करता।
और जब तक इंजन फुल स्पूल करने लगे, पूरे आवाज़ जोश में आए, तब तक जो है प्लेन क्रैश कर गया क्योंकि उसके पास वक्त नहीं था। अब इस सिचुएशन में जब प्लेन वापस थ्रॉटल मारा है प्लेन में, तो आपने जो लास्ट में एक डेब्री देख रहे हो उड़ते हुए, वो हो सकता है वहाँ पे किसी घर या किसी पर्टिकुलर चीज़ या कुछ भी ऐसा प्लास्टिक या कुछ आइटम जो है वो उड़ के बीच में दिख गया है। इट इज़ वे बियॉन्ड वेयर प्लेन क्रैश और जो वीडियो बनाया उसके बीच में कहीं पे है वो प्लेन के इंजन से उड़ गई होगी, इंजन की जो है हवा जो है उससे उड़ गया होगा। तो उस पर कोई भी कॉन्स्पिरेसी करने का लॉजिक नहीं है। अब प्लेन जब क्रैश होता है, अभी स्थिति यह है कि प्लेन के एपीयू का फ्लैप खुला हुआ है, ठीक है। अभी एपीयू का फ्लैप क्यों खुला हुआ है? क्या जब टेक ऑफ हो रहा था तब एपीयू चालू ही रखा गया? एपीयू ऑक्सिलरी पावर यूनिट है, एक तरीके का और इंजन है जो कि पीछे लगा होता है। इस इंजन से प्लेन नहीं चल सकता है, लेकिन प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो पावर हो सकते हैं, एसी भी चलाया जा सकता है। हालांकि 787 का रेगुलर प्रोसीजर इस तरीके का है कि मोस्टली एपीयू जो है मोस्टली क्या मतलब है, मान के चलो 99.99% टाइम एपीयू जो है टेक ऑफ के वक्त बंद ही रहता है। बट इट इज़ पॉसिबल कि एपीयू के साथ एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करवाया जाए, करवाया गया है, कई सिचुएशन में काम भी लिया गया है, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो क्या एयरक्राफ्ट में कुछ ऑलरेडी चीज़ें ऐसी इनऑपरेटिव थी जिनकी वजह से पायलट को लग रहा था कि चलो एपीयू ऑन करके ही उड़ना चाहिए, या एपीयू ऑन बाद में करने की कोशिश की, वो जो स्प्लिट 10-15 सेकंड उनको मिले, उन्होंने वहाँ पे जो है रैड डिप्लॉय अपने आप हो गया, उन्होंने सोचा चलो एपीयू भी चालू कर लेते हैं, या वो एपीयू का फ्लैप जो है किसी इम्पैक्ट से खुल गया है। इम्पैक्ट से खुलने के चांसेस बहुत कम है, बट एपीयू क्यों खुला है ये भी जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी बात देखने को कि क्या है। अब प्लेन जब क्रैश हुआ है तो विश्वास कुमार जी जो है वो कैसे मिराकुलसली सर्वाइव कर गए, वो भी एक चीज़ है। VTANB प्लेन का रजिस्ट्रेशन था, VTANC एग्जैक्ट सेम टाइप का एयरक्राफ्ट है। उसकी फुटेज मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं वहाँ से मतलब प्लेन से नीचे उतर रहा हूँ वापस, तो जो एग्जिट यहाँ पे अटेंडेंट खोल रहे हैं, फ्लाइट अटेंडेंट खोल रहे हैं, वो जहाँ खड़े हैं उनके जस्ट पास में एक सीट है जो कि बंद हुई हुई है। उस सीट पे एयर हॉस्टेस या फ्लाइट अटेंडेंट या जो भी मतलब मेल फीमेल वो बैठते हैं टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त। उसी के जो पास में एग्जिट हैं आमतौर पे वही यूज़ किया जाता है बोर्डिंग डी बोर्डिंग के लिए। और उसी जहाँ पे एयर हॉस्टेस के बैठने की जगह उसके जस्ट सामने की तरफ पैसेंजर बैठे होते हैं 11A, 11B, 11C। इन पैसेंजर्स में 11A पे विश्वास कुमार जी थे, और जब प्लेन इम्पैक्ट पे गया, टेल पहले स्प्लिट हो गई। इस दौरान डेफिनेटली प्लेन जो है जब छत पे रगड़ के गया है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, अतुल्यम करके चेन ऑफ बिल्डिंग्स है, उसके पास में एक मेस है, उस मेस पे प्लेन टकराया है और उस बिल्डिंग पे प्लेन टकराया। तो जो टेल है वो तो पीछे स्टक हो गई, बट प्लेन जो है नीचे आगे ग्राउंड में गिरने से पहले प्रॉबेबली उसके 1-2 टुकड़े हुए हैं, और उन टुकड़ों में आग नीचे जाने के बाद में मोस्टली लगी है। तो वो जो आग लगी है उससे पहले ही, क्योंकि विश्वास कुमार जी जो ओवरऑल प्लेन जो है उसके विंग्स जो है उनसे थोड़ा आगे थे, तो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि वो एक ऐसी जगहों पे उनका पार्ट जो है प्लेन का जाके गिरा जहाँ पे सडनली पावर आग जो है वो नहीं आई और सडनली उसका इम्पैक्ट जो है वो नहीं हुआ, और वो अनकॉन्शियस भी नहीं हुए, जैसा कि आमतौर पे इतने हैवी इम्पैक्ट के बाद में होता है कि ह्यूमन बॉडी अनकॉन्शियस हो जाती है। वो उठे, उन्होंने सीट बेल्ट रिमूव किया, और उन्होंने, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में ही थे प्लेन के, उन्होंने लेफ्ट साइड में ही मोस्ट लाइकली, या उनको जहाँ जगह मिली उन्होंने वॉक करना शुरू किया। इट इज़ वेरी मिराकुलस। बहुत ही अच्छी किस्मत उनकी रही है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे बाकी पैसेंजर्स की किस्मत नहीं रही है कि विश्वास कुमार जी जो है वो उठ के निकल गए, और उसके बाद में ही जो है प्रॉब्लम पूरी फायर जो है अपने पूरे मतलब पूरे चरम पे वहाँ पे पहुँची है। थोड़ा और वक्त होता तो प्रॉब्ली पायलट्स कई चीज़ें कर सकते थे, प्लेन को रिवर की तरफ डाइवर्ट कर सकते थे, ज़्यादा हाइट होती तो वापस ले जा सकते थे बिना इंजन के भी टेक ऑफ करवाने, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ है। बट अनफॉर्चुनेटली इतनी हाइट ही प्लेन ने गेन नहीं करी थी कि ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाएँ। एपीयू क्यों खुला था इस पर मतलब वो गलत नहीं है खुला होना, बट अनयूजुअल है। रैम एयर टर्बाइन डिप्लॉय हुई है नहीं हुई है, वो सब चीज़ें जो है की पार्ट होगी इस ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन का। टू मी इट मोस्टली लुक्स के एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस में या किसी के पर्टिकुलर पार्ट के फेलियर में जो है ज़्यादा चांसेस हैं एयरक्राफ्ट को इस तरीके से हवा से नीचे मतलब सडनली फ्लाई करते हुए नीचे लाने का, रादर देन कोई पायलट एरर यहाँ पे फील हो रहा है। पायलट एरर आप ये कह सकते हो कुछ फेलियर हुआ और पायलट ने जो इनिशियली 1-2 सेकेंड में डिसीजन लिया हो वो शायद एग्जैक्ट ना हो, बट मुझे नहीं लगता ऐसा
अगर वो सही ले भी लेते तो इतना वक्त था उनके पास में, और अगर कोई क्रिटिकल चीज़ रही हो तो उनको बिना रेफरेंस के उन एरर्स को सॉल्व करना भी जो है तुरंत पता होगा दिमाग में, बिकॉज दिस इज नॉट ए यूजुअल थिंग जो कि हो सकती है। एनीवे, तो ये सब चीज़ें हैं। ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो चुकी है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आगे है। मुझे नहीं लगता इस चीज़ पे और ज़्यादा इसको सेंसेशनलाइज करना या उस पर कुछ ऐसी चीज़ों की बात करना और कॉन्स्पिरेसीज डेवलप करने का कोई लॉजिक है। जो है वो जो ये इन्फॉर्मेशन है वो है, और ऐसी कोई जल्दी भी नहीं होनी चाहिए इन्वेस्टिगेट करने की कि क्यों हुआ ये सब। एयरक्राफ्ट सेफ़ हैं तभी इतने टाइम तक उड़ रहे हैं, और उनकी कोई ऐसा सडनली उनमें से कोई इशू डेवलप हो गया ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कहने को मैं भी एक बार बोइंग को ब्लेम कर सकता हूँ कि तुम्हारी बैटरीज में पहले भी इशू थे, हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यहाँ फेलियर हो गया हो। मैं एयर इंडिया को ब्लेम कर सकता हूँ कि मेंटेनेंस तुम्हारी मैंने देखे हैं, सीटें फटी हुई है, ये कई बार इसी काम नहीं करता वो नहीं करता, तो तुम्हारे में इशू है। मैं कहने को ये भी कह सकता हूँ कि पायलट्स जो हैं, मेरा कई बार इंटरेक्शन हुआ है कई एरोगेंट पायलट्स के साथ में, तो मैं तो बोल दूंगा कि अरे नहीं, मैं तो देखा है इनका ओवरऑल जो है नज़रिया यही होता है, इनका एटीट्यूड यही होता है। देयर कैन लॉट ऑफ न्यू थियरीज दैट कैन कम आउट, बट कुछ भी इनकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इस टाइम पे, ना ही इतनी अर्जेंसी है ढूंढने की। एजेंसीज विल टेक देयर टाइम, स्वीट टाइम ऑफ 1 2 3 मंथ्स, जब भी ब्लैक बॉक्स का डेटा वेटा रिकवर हुआ है। उम्मीद ये है कि वो जो डेटा निकल के आता है और वो जो इन्वेस्टिगेशन होती है जो कि एक्चुअल में सही चीज़ बताएगी, वो इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से पब्लिक में लाया जाए। इन इंटरेस्ट ऑफ एयरलाइन और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर या और किसी इंटरेस्ट में उसको दूसरों पे ना थोप दिया जाए, ऐसा ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर कोई ऐसा आपको लगता है जिसको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी या जो और समझना चाहता तो उसके साथ शेयर कर दो, अदरवाइज डोंट डू एनीथिंग। कुछ कमेंट आपको लिखना है, बात करनी है, तो वो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। थैंक यू।